पंजाबी में कहा जाता है सोची पिया ते बंदा गया, यानी आपने बहुत ज़्यादा सोचा और आपने पहले तो यानी दो तरीके होते हैं ना ज़्यादा सोचने के। एक वो शेख चिल्ली के तरीके होते हैं जिसमें आप ख्याली पुलाव बनाते जाते हैं कि पहले ये होगा, पहले अंडा होगा, फिर उसमें से मुर्गी निकलेगी, फिर मैं पोल्ट्री फार्म बनाऊँगा, फिर मैं अमीर आदमी बन जाऊँगा, फिर यादा यादा यादा। एक वो वाला सोचना होता है। एक होता है कि कुछ भी करने से पहले उसके नताइज के बारे में इतना सोच लेना कि वो आपको ऑलमोस्ट पैरालाइज़ कर दे और किसी भी स्टेप लेने का ऐसा ना छोड़े। क्या मैं आगे नहीं बढ़ी कहानी, लेकिन सब ख़यालात में आपने उसके चैलेंजेस भी इमेजिन कर लिए हैं, उसके बुरे नताइज भी इमेजिन कर लिए हैं और आप इतने खौफ में मुब्तला हो गए कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। और यही वो चीज़ है जो अक्सर लोगों को ज़िंदगी में फ़ैसला लेने से रोकती है और फिर वो बड़े आराम से अपने ना फ़ैसला लेने को जस्टिफाई भी कर देते हैं। लेकिन देखो मैंने सोचा, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ भी हो सकता है मामला। लेकिन जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़ाइफ़ होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खला मौजूद होता है। एंड इफ़ दे वर टेकिंग डिसीजंस, यानी वो बेशक गलतियाँ ही क्यों ना करें, एटलीस्ट ज़िंदगी आगे बढ़ती है। कई दफ़ा द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग अ डिसीजन और ओवर थिंकिंग कैन बी वेरी हाई। तो फिर हमने सोचा कि आज ज़रा इसके बारे में मज़ीद बात की जाए कि जो हम ओवर थिंकिंग के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं और उसके लिए माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी अब तो टूल्स भी आ गई हैं। यानी सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी शख्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत सोच लेते हैं, उसके हर लफ्ज़ को डिसाइफ़र कर लेते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? ज़बरदस्त पैनल है जी हमारे साथ और उनसे डिस्कस करते हैं। आप भी कॉल करके बताइए कि किन चीज़ों के बारे में आजकल आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑल ऑफ अस वी आर स्टक इन अ लूप इन आवर हेड और एक ही टेप है, एक ही फिल्म है जो बार बार चली जा रही है, तो इसको निकाल के बाहर कैसे फेंकें, इस पे है आज का मौजू। हमारे साथ कौन मौजूद है? सबसे पहले जी हमारे पास माई वेरी डियर फ्रेंड मेहर फातिमा मौजूद हैं, हु इज़ अ सर्टिफाइड मास्टर लाइफ कोच। इनका काम ही यही है जी, लोग जब ओवर थिंकिंग में मुब्तला हो जाते हैं और सोच सोच के थक जाते हैं और इनके पास पहुँचते हैं तो फिर ये इनको कहती हैं कि अच्छा ज़रा सोचों को पॉज कैसे करना है, दिमाग को म्यूट कैसे करना है और रास्ता कैसे तलाश करना है। थैंक यू सो मच मेहर फॉर बीइंग हियर एंड आई होप दैट ईद वेंट वेल। ईद वेंट वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एक और हमारी बहुत अच्छी साथी, बहुत अच्छी दोस्त जिनको आप मुख्तलिफ हवालों से जानते हैं, होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, ज़बरदस्त टिप्स एंड टेक्निक्स किचन और होम मैनेजमेंट की इनके पास भी होते हैं। बट आई सी हर मोर एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में मुझे हमेशा मज़ा आता है इनके साथ गुफ्तगू करने में। एक अपना ही एंगल लेके आती हैं क्योंकि ट्रेडिशनल हैं, ग्राउंडेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमा, मैचिंग कर लिया आपने मेरे सोफे के साथ, अच्छी देख ले देख ले। मैंने रात को बहुत सोचा ऐसा क्या पहन कर आऊं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हैं आप? बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, बहुत अरसे के बाद, है ना? सब समन की वजह से बुलाती ही नहीं है मुझे। नहीं, वो ऐसा नहीं है, उसका फॉल्ट नहीं है, आप मसरूफ बहुत हो गई हैं। अच्छा मुझे बताएं, माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें की हैं तो डिसीजंस लेते हुए ओवर थिंक नहीं किया? इसका मतलब झटपट डिसीजन लेती गई कि करना है तो करना है तो करना है? नहीं, जब लाइफ एक्चुअली बहुत हद तक ज़ाया की, नुकसान उठा लिए, देन आई रियलाइज दैट कि मैं क्या कर रही हूँ। होना जो है वो होकर रहना है और साथ अल्लाह मियाँ का है, बस और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं तो जस्ट आप सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ पे मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, देखी जाएगी। बट मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र किया। Okay. बहुत सफ़र। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और वाकई अच्छी बात यह है कि एट एनी पॉइंट इन लाइफ आज आप सुबह उठकर ये फैसला कर सकते हैं कि नाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, बट इन ऑर्डर फॉर दैट टू हैपन आपको ज़रा अलग अंदाज में जीना होगा, फ़ैसले अलग तरीके से लेने होंगे, बल्कि फ़ैसले लेने होंगे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इरफान जुमानी, हु इज़ ऑल्सो अ डिजिटल मार्केटियर, और उनसे भी पूछेंगे कि ओवर थिंक जब लोग ज़्यादा करते हैं, ख़ासतौर पर क्लाइंट्स और लोग जो साथ होते हैं, तो उसके भी बड़े नुकसान होते हैं। राइट इरफान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताएं, आपने कभी ओवर थिंकिंग से नुकसान उठाया? ओह ऑफ कोर्स। अच्छा बताएं कैसे उठाया? देयर वाज अ टाइम जब बहुत सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से, एंड देन देयर केम अ टाइम जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने शुरू कर दिया था, एंड आई कॉस्टेड अ लॉट बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप उस फेज़ के अंदर चले जाते हैं, गेट इनटू द लिम्बो, और फिर वहाँ से निकलना, एंड द मोर यू स्टे इन दैट फेज़, वहाँ से निकलना आपके लिए और डिफिकल्ट होता चला जाता है। राइट। सो वहाँ से निकलने के लिए दैट वाज अ वेरी ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर टाइम मिलेगा तो ऑफ कोर्स आई विल बी एबल टू। बिल्कुल सही। मेहर, आपके पास वो अक्सर लोग आते होंगे एंड यू कैन परहैप्स यू नो व्हेन यू लिसनिंग टू देम, हमें अपने जहन में चीज़ें बड़ी सिंपल लग रही होती हैं, बट व्हेन वी एक्चुअली आर यू नो डिस्कसिंग इट विद अ कोच, तो आप कैसे लोगों को उनके ब्लाइंड स्पॉट्स बताते हैं कि यार यू आर ओवर थिंकिंग? तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो क्लाइंट्स लेकर आते हैं
और हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं इतने ज़्यादा लोगों के साथ उठ बैठ के और उनके साथ डील करके दैट वी आर एबल टू पिक अप द लैंग्वेज। ओके। एंड आई थिंक सबसे पहले तो उनको ये बोलना कि आप इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, दे ऑल्सो गेट टेकन अबैक बिकॉज एट मोस्ट मोमेंट्स व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग वी एक्चुअली डोंट रियलाइज कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हम सिर्फ जैसे भी आपने बोला हम एक लूप में होते हैं और हम अपने आप को बल्कि इसका तमगा दे रहे होते हैं कि यार मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ एक्चुअली इट गिव्स अस अ फॉल्स फीलिंग ऑफ कंट्रोल। राइट। एंड वो कंट्रोल की जो फीलिंग है वो इतनी कोई यूफोरिक है कि हम एक्चुअली समझते हैं हम बड़े कंट्रोल में, हमने इतनी सारी चीज़ें सोच ली हैं, हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स को सोच लिया है, हम कभी सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते। बट मेहर टेल मी समथिंग, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या हम अपने एहसासात से, अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? बिकॉज एक बार हम कहते हैं ना कि द हार्ट वर्सेस ब्रेन वाली जो डिबेट है सलमा जी, कि सोचने का काम तो दिमाग का है और फील करने का काम दिल का है। तो जब हम फील कम कर रहे हैं और थिंक ज़्यादा कर रहे हैं, यानी दिमाग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, दैट्स व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग, राइट? हैव यू एवर फेल्ट दैट वे? बिल्कुल। और उसमें आपकी पल्पिटेशन, वो कहते हैं ना, दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती जनाब उस टाइम, और वो बहुत बुरी तरह से धड़क रहा होता है। अच्छा, मुझे ये लगता है मैं करूँगी सादी बात, जो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी चल रही होती है उसके अंदर ये है कि जैसे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, हम अपने इमेज को ना ब्रेक होते हुए देख नहीं रहे होते। सास से बहुत प्यार है, नन्नों से बहुत प्यार है, फलां है, मैं लोगों के लिए बहुत थक रही हूँ, मैंने अपना इमेज बहुत अच्छा बनाया। वो जो थकावट है ना, सम टाइम वो जो एक चीज़ आती है ना कि हाँ ये सब कर लेती है, शी इज़ द वन, इसके बगैर हम नहीं चल सकते, वो कहीं हमसे खोता हुआ नज़र आ रहा होता है और उसमें हम अपनी हद तक भी महसूस कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मैं अगर यहाँ नहीं रहा तो मैं कहीं नहीं रहूँगा। एट दैट पॉइंट आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे होते हैं। वो जो कहानी घर घर की शुरू हो जाती है ना, घर के अंदर उसने ये कह दिया, मैंने उससे ये बात कर दी, तो ये वो एक टाइम आता है जो मैंने मतलब फील किया है। इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, आम बनाते हैं ना। अब जैसे किस तरह आपकी ज़िंदगी में आ रही है, मिसाल के तौर पे पैकिंग करते हुए, मैं अभी सफ़र से आई हूँ तो मेरे जहन में यही मिसाल आई। अब पैकिंग करते हुए कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए तो उन्होंने कहा चले फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड के नाम पर आप पूरा बक्सा ही दवा यानी एक शख्स कोई बीमार होगा, भाई आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी दवा मिल सकती है, नहीं जी डायरिया की दवा भी रखनी है, सर दर्द की दवा भी रखनी है, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाए उसकी दवा भी रखनी है, मतली हो जाए उसकी दवा भी रखनी। भाई क्यों लेके चल रहे हो इतनी दवाइयाँ? सिद्रा, एक टाइम था स्विंग किट रखी जाती थी छोटी सी, और मेरे बैग में हर रंग का बटन पाया जाता था। सो देखिए ये ओवर थिंकिंग है ना, कितना सोच लिया भाई। सिद्रा, मैं इसको बीइंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड, जब आप कोई सी इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी निकाल रहे होते हैं ना, तो आप दो चीज़ें करते हैं उसके अंदर, वन इज़ द बेस्ट केस एंड वन इज़ द वर्स्ट केस, एंड यू होवर योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट, कि अगर वर्स्ट केस होगा तो उसमें ये सिचुएशन होगी और बेस्ट केस होगा तो ये डिसीजंस लिए जाएंगे, और उसके साथ जो आपके रिस्क होते हैं वो फैक्टर इन करते हैं। सो वो कैलकुलेशंस के बाद यू जस्ट गो ऑन एंड अच्छा, लेकिन आप बात करें बिजनेस की। मैं अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और वापस आके हम बात करते रहे शादियों की। शादियाँ जो लोग कुछ कर रहे हैं तो आप उन कपल्स को देख के कहते हैं यार आपने तो थोड़ा सा तो सोच लिया होता ना, यानी ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाली बात है। और कुछ लोग इतना ओवर थिंक कर रहे हैं कि वो शादी के लिए हाँ ही नहीं कह पा रहे होते। तो इसके बीच का रास्ता क्या है, और क्या वाकई ज़िंदगी के बड़े बड़े अहम डिसीजंस में आप ओवर थिंकिंग की वजह से फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? यानी जी आपने शादी करनी है, कारोबार शुरू करना है, मुल्क छोड़ के दूसरी जगह जाना है, ये भी आजकल बड़ी डिस्कशन हो रही थी। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कनाडा, लॉट ऑफ पीपल अस्यूम कि शायद जी मैं मूव कर गई हूँ या मैं मूव करने के बारे में सोच रही हूँ। सवाल ये है कि, और उसमें मुझे फिर दो राय मिली, यानी कुछ लोग हु आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि यार वहाँ जाके देखी जाएगी जो प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई जो जाना भी चाहते हैं लेकिन ओवर थिंक कर रहे हैं कि यहाँ का कंफर्ट छोड़ के जाएंगे, वहाँ जाके कोई हादसा ना हो जाए, वहाँ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ज़रा बात करते हैं बड़े डिसीजंस के बारे में, शादी से रिलेटेड डिसीजंस के बारे में। सलमा जी, आपने अपने इर्द गिर्द क्या देखा है, ख़वातीन और मर्द इस डिसीजन को इतना ओवर थिंक क्यों करते हैं? एट द सेम पॉइंट, औरत अगर अपनी शादी के ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहती है तो उसे यही लगता है कि मैंने जवाब देना है, और हमेशा माजरत के साथ मर्दों के हिस्से में भी आते हैं लेकिन हम मानते नहीं, हमारा मुआशरा आने नहीं देता। तो जितनी औलाद है ना वो औरत की गोद में होती है और उसी ने लेकर चलनी होती है, और उसका किरदार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। मर्द का कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर वक्त का ये डर, दूसरा ये कि सारी ज़िंदगी का हमें डरा के रखा है, बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, तो हम हर वक्त ये देखते रहते हैं यहाँ से बाहर कदम निकालेंगे, एक बदनाम होंगे, दूसरा आगे बाहर जाके हम कुछ कर नहीं पाए,
किसी से मदद लेनी पड़ी तो भी सारी जिंदगी का इल्जाम ये आ उस जाएगा। फेलियर को बहुत पर्सनल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल। लेकिन मैं शादी पे बात कर रही हैं सिद्रा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी हम अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, जब रिश्ता आता है तो हम कहते हैं लड़का अच्छा होना चाहिए, अच्छी कमाई होनी चाहिए, अच्छी खसलत का होना चाहिए, उसका मिलना जुलना बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें सोबत अच्छी होनी। लेकिन और ये हम क्यों कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चे की खुशी के लिए कर रहे होते हैं। अगर इन केस शादी आपने तय कर दी है, मंगनी तक बात पहुँच गई है, शादी भी हो गई है और उस बच्ची ने आके कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, तो लोग क्या कहेंगे, ये सवाल स्टार्ट हो जाता है। नहीं, अब और उसकी खुशी मायने नहीं रखती। और सबसे बढ़कर ये है कि उसकी खुशी पे ही उसको लेक्चर मिल जाता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम नाशुक्री हो, तुम्हें खुश होना नहीं आता। हाँ। हर लड़की सेक्रीफाइस करती है, हर लड़की इन चीजों ऐसा ही होता है बेटा। और पहले शुरू में ये, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक इतना है जो मैंने अपने बच्चों में कहा है, मैंने सिर्फ एक ही बात की थी, मैं कहा बच्चे सामान उठाओ, उनको वापस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मामा लोग क्या कहेंगे, आप पे बातें बनाएंगे। नहीं बेटा, मेरे घर में आटा लोग नहीं डालते हैं, बिजली का बिल वो नहीं देते, और मेरे बच्चों की खुशी पहले मायने रखती है। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हम बात ये कर रहे हैं कि चलें ये तो डिसीजंस हैं कि आपने एक कमिटमेंट को गो थ्रू करना है या नहीं करना, लेकिन वो जो बात है कि किसी को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हाँ ही नहीं कर पा रहे, फैसला ही नहीं ले पा रहे, महर इसकी वजह क्या बनती है? इज़ इट बिकॉज ऑफ अ सर्टन पर्सनालिटी टाइप? इज़ इट बिकॉज आपके पास्ट में आपने देखा है, आपने लोगों की रिश्तों को फेल होते हुए देखा है जिसकी वजह से खौफ है? आप क्या देखती हैं वजह? आई थिंक ये इस क्वेश्चन पे तो मैं बोलूँगी कि अगर हम इतना ही ओवर थिंक करें तो ओवर थिंक का जो बेस है वो डर है, इट्स स्टेम्ड इन फेयर। तो हम वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं जिस पे हम, अगर हम मिस्टेक लेंगे, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो, या जो हमारा बचपन से लेके अभी तक का अडल्ट तक का जो सफ़र होता है, हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है हमारी मिस्टेक्स के ऊपर, या हमें इतनी वो फीलिंग दिलाई जाती है कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो हम उसी पैटर्न में घूमते रहते हैं और हम वो रिस्क ही नहीं लेते। और हम इतनी सर्टेनिटी की क्रेविंग करते हैं कि नहीं, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास इस चीज़ का भी जवाब हो, मेरे पास इस चीज़ का भी सोल्यूशन हो। हम कभी ये नहीं देखे अच्छा ठीक है ये लेट्स टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। इन अदर वर्ड्स, आप अपने जहन में सिचुएशंस बनाते हैं, बिल्कुल उन सिचुएशंस के लिए आज के इर्द गिर्द एविडेंस या सबूत इकट्ठा करते हैं कि यार अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, और फिर उसी पे उस अगले शख्स को परखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर हम कभी डिसीजन पे पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली जो प्रेजेंट होता है उसको तो हम हटा के साइड पे रख देते हैं, और हम पास्ट और फ्यूचर उसी के दरमियान में हम आगे पीछे जो है ना वो घूम रहे होते हैं, और कभी हम वो स्टेप ले ही नहीं पाते। अच्छा, इसी तरह इरफान अगर देखा जाए, रिश्ता बनाने के साथ साथ रिश्ता ख़त्म करने पे भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। बच्चों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे सरवाइव करूँगी। अच्छा, बहुत मुश्किलात हैं इस रिश्ते में, लेकिन इसके बाहर मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। मैंने ख़वातीन को जो टॉक्सिक सिनेरियोज़ में होती हैं ये भी कहते हुए सुना है कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद जो मिलेगा वो बेहतर होगा। यानी ओवर थिंकिंग की इंतहा ही हो गई ना कि आप अपनी इमेजिनेशन में भी कुछ अच्छा इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। तो तब क्या किया जाए? देखिए, बात फिर वही बात होगी जो हमने ब्रेक में बात की कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। पास्ट में जो कुछ हो चुका है, यू आर ट्राइंग टू स्टे इन द पास्ट कि जी पहले ये हुआ था तो अब भी यही होगा। कोई डिसीजन लेना है, उसके आउटकम के बारे में यू वांट टू बी श्योर, सर्टेनिटी चाहिए कि जी इसका आउटकम जो मैंने सिनेरियो डेवलप किया हुआ है अपने जहन के अंदर, दैट शुड बी दी वन। अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स द थिंग कि जिसकी वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो। वो जो सिनेरियोज आप अपने दिमाग के अंदर जो एजम्पशंस बना रहे हैं, हाइपोथेसिस जो अपनी क्रिएशन है ना आपके दिमाग के अंदर, वो आपको ओवर थिंकिंग के ऊपर लेकर जा रही है, और उसकी वजह से जो उसका फॉल बैक आ रहा है वो आपके डिसीजन के ऊपर आ रहा है कि यू आर नॉट इवन एबल टू मेक एनी डिसीजन और टेक मूव ही नहीं कर पा रहे हैं ना, मूव ही नहीं कर पा रहे। अच्छा सना, मुझे बताएं कि आपने वर्क सिनेरियो में क्या देखा है, एंड स्पेशली आई वांट टू आस्क, जब एक यू नो everybody is a celebrity and they're trying to create something together, तो मैंने सुना है कि लोग कभी कभार सेंसिटिव या इनसिक्योर इतने होते हैं कि यू आर ओवर थिंकिंग एवरी स्टेप। मैंने कुछ पहना है, उस पे लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मैं यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा हूँ तो क्या, इसके जहन में क्या चल रहा है, ये मेरे बारे। आपने इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया है? अच्छा, ये बात सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन उसमें कसूर शायद वो उन सेलिब्रिटीज़ का इतना नहीं है। जो ट्रोलिंग हो रही होती है ना, उसने हमें वैसे ही मार दिया हुआ। हाँ। एंड फिर जो बहुत इस चीज़ में बोल्ड हो जाते हैं, ओके जो मर्जी कहे दुनिया, मैं तो अपनी मर्जी करूँ, मुझे पता है मैंने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, मुझे कहते हैं बस ऐसे हथों निकल गई है। नहीं उसको तो थोड़ी सी थिंकिंग कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है देखिए, एक आई फील कि एक एरिया जो ओवर थिंकिंग का सेलिब्रिटीज़ के लिए या पब्लिक पर्सनालिटीज़ के लिए बनता है कि हाउ मच ऑफ देयर लाइफ शुड बी पब्लिक।
उसमें लाइन कहाँ ड्रॉ करें? ये नहीं लाइन ड्रॉ हो हमारे यहाँ हो नहीं पा रही है। अच्छा एक चीज़ अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरी मूवी आई है, यू वोंट बिलीव, मुझे कॉल आई, मैंने काम किया, ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए था एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट, जैसे कि मैं नॉर्मली एक्ट कर रही होती बिल्कुल इसी तरह मैंने पूरा काम किया। जैसे ही 3 दिन के बाद लास्ट एक सीन रह गया था तो मुझे नबील ने आके कहा ये मूवी है और ये सिनेमा पे चलेगी। सिद्रा मैंने अपने आप को वापस पिछले 16 साल में फेंक दिया, हाथ कांपने शुरू किए, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। कहते क्या पेमेंट इश्यूज हैं या क्या है? मैं कहा मैं सिनेमा टच नहीं करना चाहती। एक परसेप्शन था आपके ज़हन में। मुझे था मैं वहाँ नहीं जाऊँगी एंड दैट मोमेंट वो मुझे इतना हिट किया। और जो मेरा फर्स्ट सीन है जो सब ने शायद देखा भी हो, उसमें वो करने में इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरे पसीने छूट रहे थे, मुझसे हाथ कप यूँ जा रहा था। तो मुझे आके जस्ट बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव बदल गया था कि ये छोटी स्क्रीन या ये गैजेट्स या OTT पे नहीं है, ये बड़े पर्दे पे। तो मैं सो यू आर राइट। आई मीन नबील ने मुझे यही बात आके की कि सलमा आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई हैं, ये फर्स्ट सीन है क्या हो गया? मैं कहा यही लफ्ज मुझे मार गया, क्यों बताया मुझे आप? अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आप बताइए कि ज़िंदगी के किन किन मरहलों पे आपने ओवरथिंक किया है। अच्छा कई दफ़ा मैंने देखा कि जिन बेचारों के साथ ये क्रॉनिक मसला होता है वो इम्तिहान भी देने अगर जा रहे होते हैं ना तो जवाब को भी ओवरथिंक कर लेते हैं कि यार ये पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एग्जामिनर असल में चाहता क्या। भाई आप अपने दिल की बात करें, अगला बंदा क्या चाहता है आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट्स बियॉन्ड यू। अच्छा ये भी आपको बताते चलें कि ओवरथिंकिंग हमारे माशरे में एफ़र्ट और मोहब्बत के इजहार का तरीका भी समझा जाता है। मिसाल के तौर पर ये बड़ा नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि अगर आप किसी ख़ास इंसान से मिलने जा रहे हैं या कोई इंसान आपके लिए बहुत पसंद, आप उसको करते हैं, आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप ओवरथिंक करेंगे कि मैंने कौन सी शर्ट पहननी है, मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा हमारे घर में दावत होती है और हमारी अम्मी के पसंद के मेहमान आ रहे होते हैं या उनके किसी बच्चे के ससुराल के लोग आ रहे होते हैं, तो मेन्यू बहुत ओवरथिंक किया जाता है। सो ऑल दैट ओवरथिंकिंग आई फील इज़ वेरी इनोसेंट एंड क्यूट। क्या कहेंगे सलमा? ये मोहब्बत की निशानी भी है, लेकिन ये कि फिर वही वाली बात आ जाती है सिद्रा, अगर इसमें ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया तो बस फिर इर्द गिर्द के लोग हैं, बहुएं हैं, जो काम करने वाले हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, बेटियां, वो सब पागल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि और सिर्फ यही नहीं है, बार बार क्वेश्चन को उठा कर देखना, इवन ये कि उसको जिप खोल कर देखना कि क्वेश्चन अंदर से साफ है कि नहीं साफ। इस बात की मुझे आज तक समझ में नहीं आई। एक ये चीज़, और एक मेरे मामू जान अल्लाह बख्शे उन्हें, वो ये करते होते थे, सारा घर साफ कर दिया, दावत है, लोग आ गए, चलते चलते ना दरवाजे के ऊपर हाथ लगाएंगे या कर्टन के ऊपर हाथ लगाएंगे, कद लंबे थे माशाल्लाह, ऐ कीता जे तुसी। मैं कहा मुझे बताया किसने ऊपर बैठ के खाना खाना है? नहीं ये एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ब्राउन हाउसहोल्ड्स। मुझे बताएं इरफान, आपके ख्याल में ख़वातीन या मर्द ओवरथिंकिंग ज़्यादा कौन करता है? जेंडर बेस्ड नहीं है ये, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। कई जगहों पर मर्द होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूँ तो बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, मेरी मिसेस जो हैं, शी इज़ नॉट एन ओवर थिंकर, बट मैं हूँ, एंड इट्स नेचुरली मेरे में बाद में नहीं आया, बट इट वाज सिंस बिगिनिंग कि जी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ओवर थिंक किया। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई अप्लाइड फॉर MBA प्रोग्राम एट IBA, एंड वो टेस्ट देने के बाद जब मैं वापस आया था एंड आई सॉ द रिज़ल्ट, तो दिमाग में वो नेगेटिविटी थी कि मेरा नहीं होगा उसके अंदर, एंड आई सॉ द रिज़ल्ट, और वो मुझे मेरा रोल नंबर सामने लिखा हुआ था, आई कुडंट सी इट। ओह नो। और वो अच्छा, मैं बैठ के बस मैं रोता चलें कि ओवरथिंकर्स की निशानियां क्या होती है? ओवरथिंकर्स परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में रिग्रेट्स होते हैं, उनको फ़ैसला लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत सारे लोगों से मशवरा लेते हैं लेकिन इसके बावजूद भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, और उनको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ख़ुद एतमादी की कमी उनमें पाई जाती है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स वाई दे आर इन दिस लूप। मुझे ये बताएं महर, किसी ओवरथिंकर के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान है या हम कहें नो थैंक यू? नो थैंक यू, नो थैंक यू, नो थैंक यू। इसकी क्या वजह है? नहीं, इसे बिकॉज आप खुद अपने आप को डाउट करने लगते हैं, आप अपने डिसीजंस को डाउट करने लगते हैं, आप एक फेयर बेस्ड ज़िंदगी में चले जाते हैं, जिस वक्त आप जहां आप सिर्फ डर ही में मुब्तला रहते हैं कि मैं ये कदम उठाऊं नहीं उठाऊं, आप कभी वो उस जहां तक पहुंचते ही नहीं हैं जहां पे क्या पता जिधर हैं आप उससे बहुत ज़्यादा आपको बेस्ट केस सिनेरियोज आप इमेजिन करना छोड़ देते हैं। बेस्ट केस कि आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव कोई आउटलुक लेते ही नहीं है, क्योंकि आप उस उधर तक पहुंचते ही नहीं हैं।
ठीक है। सलमा, यू आर अ सेल्फ कन्फेस्ड ओवर थिंकर जिन्होंने कहा है कि जी मैंने ये छोड़ दिया। हाउ डिड यू स्टॉप इट? और आपके इसको करने में जो आपके इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने ये मेजर शिफ्ट आपकी पर्सनालिटी में नोटिस किया कि आपको उनसे मदद लेनी पड़ी? कैसे ये तब्दीली लेके आई? मैंने ये इस तरह किया कि जब मैं सोच रही थी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, काम सब हो जाते थे, बच्चे सब प्रॉपर थे, एवरीथिंग, सिर्फ एक चीज़ हो रही थी और वो थी मेरी हेल्थ जा रही थी। मैं आपको ये बताऊं, मेरी पल्पिटेशन इतनी हाई हो जाती थी कि मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता। ओह गॉड। तो और उस टाइम मुझे मेरे मियाँ कहते थे वो कैल्शियम की कमी होगी, इंजेक्शन लगवा लो, ये सबसे तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्या करें, और अल्लाह बख्शे जो लाहौर में डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे ये बात की, कहते हैं आपको ये पता है कि ख़ुदकुशी खाली ये नहीं है कि आप अपनी जान ले लें। नो, खुदकुशी का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी की खुशियों को, खूबसूरती को अपने पे हराम करती चली जा रही हैं। आप खुद खुदाई दावों में लग गई हैं शायद कि ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, एट द सेम टाइम कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं जो आपके बस में, आपके इख्तियार में नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इन सारी चीज़ों से हुआ क्या कि जब मैंने एक चाय का कप अपने वालिद को पकड़ाया तो वो डर गए। मैं उस खौफ के आगे मर गई थी। और मैंने कहा था ये नॉट पॉसिबल, और मैंने अपने आप को, मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया। बट फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ आपने खुद साख्ता ये जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ली होती हैं कि जिसका दूसरे का भी काम है अगर सोचना है, जैसे लाइफ पार्टनर है उसका काम है फाइनेंसेस को मैनेज करना, लेकिन आपने वो भी अपने ऊपर तारी कर लिया, बच्चों की परवरिश भी, उनकी तरबियत भी, सब अपने ऊपर तारी। जब आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप लगाते हैं तो एक लम्हे के लिए आपके इर्द गिर्द के लोगों को धचका लगता है ना, कहते तुमने क्यों नहीं सोचा, आज शाम का खाना नहीं पका तो भाई कोई और सोच लेता है इस बारे में, लेकिन आप तो वो एडजस्टमेंट मुश्किल था। नहीं, वो एक लफ्ज़ था, मैं बहुत थक गई हूँ, समझो मैं नहीं हूँ। हाँ, तो वो जो घर के अंदर एक लफ्ज़ आया था ना, क्या मतलब अब कौन करेगा, बिजली का बिल नहीं जमा हुआ, ये कैसे हो गया, मैं आई एम सो सॉरी, मैं नहीं हूँ। अगर मैं नहीं होती तो क्या होता, ये बहुत ज़रूरी था। और फिर मैंने एक लफ्ज़ बोला जो जहाज़ में बोला जाता है, पहले खुद को ऑक्सीजन दे फिर किसी और को दे। तो मैंने वो अपने घर में इतना बोलना शुरू कर दिया कि जिसकी हद नहीं। और अगर मैं बच्चों को भी कुछ कहती हूँ ना, ये चाय का कप, ये कुछ, पहले मैं खुद को ऑक्सीजन दे रहा हूँ। हाँ। तो ये ज़रूरी था। लेकिन लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगी, उन स्पाउसेस से जो आपस में, जो उन मतलब कपल से, अगर आप अपने किसी भी साथी को, किसी दोस्त को, अपने ज़िंदगी के साथी को इस हालत में देखते हैं तो प्लीज़ उसे छोड़ें मत, उसे उसकी ज़िंदगी की अचीवमेंट बताएं, आप लोगों का साथ बताएं, उसकी अहमियत का एहसास दिलाएं, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, वरना ये वो बीमारी है जिसमें खत्म हो जाएगा। ओवर थिंकर्स को आपने जैसे कहा कि इट्स अ ब्लेसिंग कि कोई इस तरह का सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए जो उनको ये कहे कि यार इस मामले पे तुम सोचो ही मत, ये मुझे डेलीगेट कर दो एंड आई विल लुक आफ्टर इट। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, जहाँ पे एक ओवर थिंकर ये कहने लगे कि अच्छा यार ये काम मेरे बगैर भी हो सकते हैं, और देखो खुश उसलूबी से हो सकते हैं। तो व्हेन दे विल स्टार्ट gathering that evidence, Meher, that's going to help them. Absolutely, and I think I'll take forward your points, both of your points actually, कि जो बहुत ही अच्छी बात की कि जो ओवर थिंकिंग अगर आपके सामने कोई है तो आई थिंक वन ऑफ द की थिंग्स टू डू इज़ टू गाइड देम, गिव देम लव, गिव देम कंपैशन एंड बी पेशेंट। यस, क्योंकि वो जो अगर आप उनके साथ पेशेंट या पेशेंस उनके साथ दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा काम डाउन कर जाएंगे। और उनको बोलें कि आप अपनी जो थॉट प्रोसेस हैं, ये मैं अपने एक टूल है जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत करती हूँ, अपने थॉट प्रोसेस को लिख लें। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सोच रहे हो और वो पेपर पे आके जब आप पढ़ने लगे तो बहुत सी दफ़ा वो लगता है ओह मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था, मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी। तो वो जो एक इतना बड़ा हाथी आपके दिमाग में था वो अब एक छोटा सा चूहा है पेपर पे। हाँ। तो उसका जो इम्पैक्ट है, डिस्टेंस लेके आ गए, आप डिस्टेंस हो जाते हैं, आपका इम्पैक्ट बहुत बदल जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द की थिंग्स। एंड आई थिंक अनदर एक्सीलेंट पॉइंट दैट यू बॉट अप सिद्रा इज़ कि हम दूसरे से पूछें हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प, व्हाट कैन आई टेक ऑफ योर प्लेट। पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लर्न टू विजुअलाइज बेस्ट केस सिनेरियोस। ओवर थिंकर्स आप हमेशा देखें, जो रैबिट होल है ना, वो आपको नेगेटिव लेके जाता है कि ये भी ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। बट आप उसको सिर्फ और सिर्फ अगर दो लफ्ज़ों से चैलेंज करना शुरू करें, विच इज़ समथिंग आई लर्न। नंबर वन, व्हाट इफ़, जो बेस्ट केस सिनेरियो है कि यानी ये सब कुछ, ये गलतियाँ हुई ना, ये इस तरह के इश्यूज़ आए नहीं, सिचुएशंस आए नहीं, एंड एवरीथिंग हैपन्स द बेस्ट। दूसरी चीज़, अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो आप अपने आप को बार बार ये रिपीट करके बताएं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरा बेस्ट केस सिनेरियो या तो वो होगा या उससे भी अच्छा होगा, दैट or something even better. And that has always helped me. एक लफ्ज़ कुरान पाक में आया हुआ है, मतलब आया था, अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात के लिए बोला है, मुझसे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओ। सुभान अल्लाह। एंड दिस इज़ द वर्ड जो मैंने मास्क एक्सीडेंट की बात बताई, खुदा जानता है, और आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया
मैंने जनवरी 25 को अपने घर में बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, ए मेरे रब, मैं तुझे देने वाला गुमान करती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं और बस तू मुझे दे दे। एंड दिस इज व्हाट, जहाँ आपको अपने आप को सरेंडर कर देना। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू हैव नेल्ड इट व्हेन यू से कि ओवरथिंकर्स सरेंडर करने से डर रहे होते हैं। तो व्हेन यू सरेंडर टू द डिवाइन विल एंड यू इमेजिन अल्लाह ताला टू बी रहीम और गफूर, तो फिर आपको पता है कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सो मच मेहर, सलमा एंड इरफान फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन और आई होप कि आप लोगों ने आज थोड़ी सी ये बात सीख ली होगी। आज के लिए एटलीस्ट ओवरथिंकिंग को पॉज करें, एंजॉय लाइफ। कई इलाकों में पाकिस्तान में आज अच्छा मौसम है, चाय पकौड़े खाएं जी, ओवरथिंकिंग ना करें। जैसे कि पंजाबी में कहा जाता है, सोची पियाते बंदा गया। आज ज़रा सोचने समझने, ओवरथिंकिंग को पॉज लगाएं। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, ख्याल रखें अपना, खुदा हाफ़िज़।